हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। और यहाँ हम पढ़ते हैं हिंदी, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स भी क्लास 7th तक। तो आजकल हमारी जो सीरीज़ चल रही है ये है क्लास 6 के लिए और हमारी बुक है स्पैरो इंग्लिश की बुक। तो आज का हमारा लेसन है, ये एक पोम है और पोम का नाम है द सॉलिटरी रीपर। पोम क्या है? द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 to 1850 वॉज अ मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ जाने जाते हैं पोम लिखने के लिए और उन्होंने ऐसे तो बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं। और 1770 से 1850 के बीच में, मतलब 1770 में उनका जन्म हुआ और 1850 में उनकी मृत्यु हुई। तो ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं थे और इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं यानी। और जो इनकी कविताएं हैं वो बहुत ही आपके दिल को छूने वाली हैं और बहुत ही नेचुरल हैं। तो when many poets still wrote about ancient heroes in grandiloquent style, मतलब कब इन्होंने, जब ये कवि बने उस टाइम जो और बहुत सारे कवि थे या पोएट्स थे वो क्या लिखते थे, वो जो पुराने हीरोज़ थे यानी बहुत महान योद्धा थे वो उनके बारे में वो लिखते थे। यानी उनकी जो कविताएं थी वो पुराने योद्धाओं के बारे में थी इन ग्रैंडिलोक्वेंट स्टाइल, मतलब एक ऐसे स्टाइल में, बहुत ही हाई फाई स्टाइल में जो शायद लोगों को मतलब थोड़ा आप कह सकते हैं मतलब समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। उनका स्टाइल एकदम हाई फाई था। वहीं वर्ड्सवर्थ फोकस्ड ऑन नेचर, चिल्ड्रन, द पुअर, कॉमन पीपल एंड यूज्ड ऑर्डिनरी वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड इमोशन। वहीं वर्ड्सवर्थ ने किस पर फोकस किया? उन्होंने फोकस किया नेचर पर यानी प्रकृति पर, बच्चों पर, गरीब लोगों पर, कॉमन पीपल यानी जो आम जनता थी उन पर। और वो अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते थे बहुत ही ऑर्डिनरी वर्ड्स के द्वारा, यानी जो सबको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। He defined poetry as a spontaneous overflow of powerful feelings arising from the emotions recollected in tranquility. तो उनकी जो पोइट्री थी वो अपनी पोइट्री को कैसे डिफाइन करते थे? उन्होंने अपनी मतलब जो एकदम से कुछ इमोशंस आए, कुछ भाव आए और मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम अचानक से जो एक फीलिंग आई उनको, उन्होंने उसको बहुत ही सिंपल सीधे सादे शब्दों में पेपर पर उतार दिया। ऐसे थे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जो हमारी आज की पोम है द सॉलिटरी रीपर, वो भी बहुत ही सीधे सादे शब्दों में और आपके दिल को छूने वाली एक पोम है। चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी मतलब अकेली और रीपर होता है कि पेमेंट करने वाला। सॉरी रीपर मतलब फसल काटने वाला। तो अकेले फसल काटने वाली, ये एक लड़की के बारे में है। तो ये लड़की देखिए बड़ी ही सीधी सादी और उसके हाथ में एक, इसको बोलते हैं फसल काटने की एक दराती होती है और उसके हाथ में कुछ फसल भी है कटी हुई। Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the wail profound is overflowing with the sound. ये जो पोम है ये एक्चुअली 4 स्टैंजाज में बटी हुई है और हर स्टैंजा में 8 लाइन है। मतलब एक स्टैंजा में 8 लाइन है और जब किसी स्टैंजा में 8 लाइनें होती हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्टेव। और साथ में इसमें राइमिंग वर्ड्स हैं। और राइमिंग वर्ड्स मतलब जो लास्ट का वर्ड होता है और उसके नेक्स्ट का या उसकी नेक्स्ट लाइन का जो वर्ड्स आपस में मिलते हैं, उनकी जो साउंड मिलती है उसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड मतलब देखना, कि सिंगल वो खेत में बिल्कुल अकेली खड़ी है, उसको देखो। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, ये जो पोएम है कि ये जो लड़की जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इमेजिन किया है या शायद उसको देखा होगा, वो स्कॉटलैंड की बात है। और स्कॉटलैंड में हाईलैंड यानी बहुत एक ऊंची ज़मीन पर जहाँ वो खड़ी है, स्कॉटलैंड में ऊंची यानी खेत जहाँ पर हैं। तो अकेली लड़की वहाँ खड़ी है, उसको देखो। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस। तो
ऑन बिहोल्ड का मतलब होता है देखना, और अकेली। लेस का मतलब यहाँ है एक लड़की, यानी एक बड़ी लड़की। एक बड़ी लड़की हाईलैंड, एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी है, सॉलिटरी, अकेली। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, और वो रीपिंग यानी फसल काट रही है और गाना गा रही है बाय हर सेल्फ, और अपने में ही वो मतलब मगन है गाना गाने में। स्टॉप हियर और जेंटली पास, या तो तुम यहाँ रुक कर उसको, लड़की का गाना सुनो और उसको देखो, और जेंटली पास या चुपचाप आराम से निकल जाओ। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो अकेले ही सब काम कर रही है, अकेले ही फसल काट रही है, और जो ग्रेन है यानी जो फसल उसने काटी है उसको मतलब बांध रही है, उसको ढेर बांध रही है उसका। एंड सिंग सम मेलनकली स्ट्रेन, और मेलनकली का मतलब होता है सैड, और सिंग्स और मतलब एक दुख भरा गाना वो गा रही है, या एक दुखी गीत वो गा रही है। ओ लिसन, अरे सुनिए, फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। अब यहाँ पर क्या है कि वेल प्रोफाउंड, यहाँ वेल का मतलब है वैली, और प्रोफाउंड का मतलब है मतलब बहुत ही ग्रेट डेप्थ, मतलब पूरी जैसे आप बोल सकते हैं कि भरी हुई, कि ये जो वैली है इज ओवरफ्लोइंग, ये जो वैली है उसकी आवाज़ से पूरी भर गई है। और ओवरफ्लो मतलब जैसे कोई चीज़ ओवरफ्लो हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो ऐसे उसके गाने से, उसकी आवाज़ से, उसकी मेलनकली यानी उसकी दुख भरी आवाज़ से पूरी वैली जो है ना भर गई है। तो देखिए यहाँ पर ये है हमारा लैस एंड पास राइमिंग वर्ड्स, ग्रेन एंड स्ट्रेन राइमिंग वर्ड्स, प्रोफाउंड एंड साउंड राइमिंग वर्ड्स। तो इस स्टैंजा का मतलब है कि एक लड़की जो बहुत ऊंची ज़मीन पर वहाँ पर खेत में खड़ी है, अकेली खड़ी है, और वो उसको देखो, वो फसल काट रही है और गाना गा रही है। तो या तो आप उसको गाना सुनने के लिए, उसको देखने के लिए रुक जाओ, या वहाँ से चुपचाप निकल जाओ। वो अकेले ही फसल काट रही है और उसका मतलब उस फसल को बांध कर एक रख रही है, और एक दुख भरा गाना वो गा रही है, और जिससे उसकी आवाज़ से, उसके गाने से ये जो पूरी वैली है जहाँ वो खड़ी है, तो पूरी उसकी दर्द भरी आवाज़ से भर गई है। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling near was heard on springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. अब यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने क्या इमेजिन किया है कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट। नाइटिंगेल एक को मतलब एक चिड़िया होती है जो कहते हैं सबसे सुरीली आवाज़ होती है नाइटिंगेल की। तो कोई भी नाइटिंगेल मतलब किसी भी चिड़िया ने भी इतना सुरीला गाना नहीं गाया है। मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स, वियरी मतलब थका हुआ, बैंड्स मतलब एक ग्रुप। तो यहाँ है ऑफ ट्रैवलर्स, यही है हमारा थर्ड स्टैंजा। और इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ कवि हैं उन्होंने क्या इमेजिन किया है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है, मतलब वो किस तरह का गाना है। परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर्स फ्लो, मतलब कि शायद ये प्लेनेटिव नंबर कहते हैं, गाने के लिए यूज़ होता है नंबर्स, और शायद ये एक दुख भरा गाना है। बहुत ही मतलब जो वो जब गा रही है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत दुख में गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना, उसे कोई दुख है, कोई पुरानी यादें हैं। बैटल्स, वो किसी चीज़ से मतलब जूझ रही है, लड़ी है। और इज इट सम मोर हम्बल ले, यहाँ हम्बल ले का मतलब है मतलब बहुत ही ऑर्डिनरी सा गाना, या ये भी हो सकता है कि एक बहुत ही मतलब ऑर्डिनरी गाना हो जहाँ वो रहती है, उसकी मतलब उसके लिए शायद ये ऑर्डिनरी गाना है, और जो मुझे लग रहा है कि ये दुख भरा गाना है। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, और ये भी हो सकता है कि ये फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे मतलब आज से, जो आज है उससे उसका कुछ रिलेशन हो, जो मतलब आज जो उसकी परिस्थिति है उससे कुछ रिलेशन हो इस गाने का। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन। सम नेचुरल सॉरो का मतलब है कि शायद प्रकृति ने उसे कोई दुख दिया है, उसका कुछ खो गया है, या उसे किसी तरह का दर्द है। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन,
तो या तो ये कोई पुरानी बात है, दैट हैज़ बीन मतलब कोई पुरानी चीज़ है, उसे कोई दुख है, उसका कुछ खो गया है, और कोई पुरानी यादें हैं जो उसे परेशान कर रही हैं जिसलिए वो दुखी है, एंड मे बी अगेन, और शायद आज भी वो उसी दुख में है। तो ये हमारे स्टैंजा का जो समरी है वो है कि वर्ड्सवर्थ पूछते हैं कि क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। उसका जो दुख है, वो जो सैड म्यूज़िक है, वो जो सैड गाना है, शायद वो बहुत दुखी है, ओल्ड अनहैप्पी, पुराने मतलब बहुत पुराने टाइम से दुखी है, उसे कुछ याद आ रहा है, या उसका आज की जो परिस्थिति है वो ऐसी ही है, उसका कोई प्रकृति ने उसे कोई दुख दिया है, उसका कुछ खो गया है, वो सब। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. तो ये है हमारा लास्ट स्टैंजा। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ जो इमेजिन करते हैं, वॉट एवर द थीम द मेडन सैंग, वॉट एवर द थीम मतलब कि जो भी थीम है या जो भी कुछ है, मतलब चाहे वो उसका ऑर्डिनरी गाना है या उसका दुख भरा गाना है, मेडन मतलब उस लड़की ने जो गाना गाया, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, बट ऐसा लगता था जैसे उस गाने का कोई अंत नहीं है, वो सिर्फ गाए जा रही है और शायद ये गाना कभी ख़त्म नहीं होगा। आई सॉ हर सिंगिंग एट अ वर्क, मैंने उसे अपना काम करते हुए गाते हुए सुना, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और मतलब जब वो बार बार सिकल यानी वो जो दराती है उसके हाथ में फसल काटने वाला जो औजार है, उसे बार बार मतलब झुक कर वो फसल काट रही है और गाना गा रही है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैंने ऐसे सुना जब वो मतलब गा रही थी काम करते हुए, तो मैं मोशनलेस हो गई थी, मतलब मैं बिल्कुल एक जगह खड़ा था और कोई हलचल नहीं हो रही थी, बिल्कुल एकदम मोशनलेस, मतलब कोई भी हलचल नहीं थी, ऐसे होकर मैंने वो गाना सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और उसके बाद जैसे मैं चढ़ाई मतलब उस हिल पर ऊपर की तरफ गया, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, मतलब वो जो म्यूज़िक था जो मेरे दिल में वो बस गया था, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और उसके बाद वो कहीं भी सुनाई नहीं दिया। तो ये जो हमारा स्टैंजा है, इसकी जो समरी है, यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि चाहे जो भी हो, वो जैसा भी गाना गा रही थी, दुख का था या उसका अपना गाना था या ऑर्डिनरी गाना था, ऐसा लगता था उस गाने की कोई भी अंत नहीं था। और मैंने उसे देखा है काम करते हुए वो गाना गा रही थी, वो अपने औजार चला रही थी, फसल काट रही थी और साथ में गाना गा रही थी, और उसे ये सब करते हुए मतलब मैं सुनता रहा मोशनलेस, बिना किसी हलचल के। और जैसे मैं वहाँ से जब पहाड़ी की ओर ऊपर की तरफ चला, तो वो जो म्यूज़िक था मेरे हार्ट में जो मैंने सुना था, वो उसके बाद मुझे सुनाई नहीं दिया। तो देखिए कितनी ही बहुत ही सुंदर कविता है ये, और जिसमें एक एक खूबसूरत लड़की और उसके गाने को विलियम वर्ड्स ने कितने ही सुंदर और आसान शब्दों में इसको पिरो दिया है एक माला की तरह। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी कविता और समझ में आया होगा इसका अर्थ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय।